गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अ फ्लूइड सिस्टम कंटेन इन अ पिस्टन सिलेंडर मशीन पासेस थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑफ 4 प्रोसेस। मीन्स एक सिस्टम है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट होने में 4 प्रोसेस हो रहे हैं। ओके, द सम ऑफ ऑल द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग वेरियस प्रोसेसेस इन अ साइकिल इज -340 किलो जूल पर साइकिल। ये चारों प्रोसेसेस में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो -340 किलो जूल पर साइकिल है। एक साइकिल में कितना हीट ट्रांसफर बाहर हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, -340 हो रहा है, इसीलिए माइनस साइन है। द सिस्टम कंप्लीट 200 साइकिल पर मिनट। ये जो सिस्टम है वो हर मिनट 200 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऑल्सो फाइंड नेटवर्क इन किलोवाट। हमको ये टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। कुछ डेटा हमको दिया हुआ है और उसके अलावा हमको टोटल नेटवर्क निकालना है। देखिए 4 प्रोसेस है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। हीट ट्रांसफर शुरू के 3 प्रोसेस के लिए दिया हुआ है 0, 42,000 -4200। चौथे के लिए नहीं दिया हुआ है। वर्क ट्रांसफर शुरू के 2 प्रोसेस के लिए दिया हुआ है 4340 और 0 किलो जूल पर मिनट में। इंटरनल एनर्जी जो है वो हमको सिर्फ नंबर 3 प्रोसेस के लिए दिया गया है, बाकी 3 के लिए नहीं दिया गया। तो इस टेबल को हमको भरना है, ठीक है। प्रोसेस के लिए हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, हमको यूज़ करना है del Q इक्वल टू du प्लस del W। और साइकिल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अब हम आते हैं। देखिए प्रोसेस 1 से 2 के लिए हमने फॉर्मूला लगाया del Q 12 इज इक्वल टू du प्लस del W 12। तो del Q का वैल्यू 0 है हमारे पास टेबल में, ठीक है, ये 0 है। और du का वैल्यू है हमको निकालना है, और del W का वैल्यू है 4340। तो du हमको मिलेगा -4340 किलो जूल पर मिनट। तो इसको हम टेबल में लिख लेंगे। नंबर 2 सेम ऐसा ही है, जिसमें del Q और del W दिया हुआ है 42,000 और 0, और du हमको निकालना है। तो ये रखा तो हमको कितना मिल गया, जब del W 0 होगा तो du कितना हो जाएगा, जितना del Q होगा। तो 42,000 ये हो गया। नंबर 3 प्रोसेस में जब हम आए तो वहाँ पे हमको del Q दिया हुआ है -42,100 और du दिया हुआ है -73,200 प्लस del W जो है वो हमको निकालना है। तो del W हमको मिल गया 69,000। नंबर 4 है जो प्रोसेस है नंबर 4, उसमें हमको del Q दिया हुआ है -340 किलो जूल पर साइकिल। जो टोटल जो हीट हमारा जो ट्रांसफ़र है हर साइकिल में, वो पर साइकिल कितना है -340 है। और हर मिनट कितना हो रहा है, 200 साइकिल पर मिनट हो रहा है। तो जब इसको हमने वैल्यू को एंटर किया फॉर 200 साइकिल, तो साइकिल यूनिट जो थे वो कैंसिल हुए और हमको जो वैल्यू मिला वो मिला -68,000 किलो जूल पर मिनट। ये हुआ हमारा कितने के लिए, 200 साइकिल के लिए हुआ। अब देखिए टोटल हीट ट्रांसफ़र जो होगा वो हर प्रोसेस में जितना हीट ट्रांसफ़र हुआ होगा वो सबका सम होगा। तो टोटल हीट ट्रांसफ़र अपना कितना आया, -68,000 200 साइकिल के लिए। del Q 12 का वैल्यू 0 था, del Q का वैल्यू 23 के लिए 42,000 था, del Q का वैल्यू 3 से 4 प्रोसेस के लिए -4200 है, और del Q 421 नहीं दिया हुआ था हमको। तो यहाँ से हमको मिल गया del Q कितना मिल गया, -105800। तो यहाँ del Q का वैल्यू भी हम रख लेंगे। अब बच गया हमारे पास del W और du। अब इसको देखते हैं हम कैसे ये निकलेगा, ठीक है। देखिए इसके 2 मेथड हैं। पहला मेथड जो है उसको देख लेते हैं। पहला मेथड तो ये है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको बोलता है जितना हीट ट्रांसफ़र, टोटल हीट ट्रांसफ़र जो पूरे साइकिल के लिए है वही टोटल वर्क ट्रांसफ़र के इक्वल होता है। तो टोटल हीट ट्रांसफ़र हमारा आया 68,000 किलो जूल पर मिनट। तो यही हमारा हो गया टोटल वर्क ट्रांसफ़र, दैट इज़ -68,000 किलो जूल पर मिनट। तो वही फंडा हमने लगा दिया, टोटल हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल टू जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें जो जो वर्क ट्रांसफ़र हुआ सबको ऐड कर दिया हमने। तो इस हिसाब से हमको del W 421 मिल गया -141340। ओके, तो इसको अब हम रख देंगे टेबल में। अब हमको del Q भी मिल गया है, del W भी मिल गया है, तो उसको सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला है del Q इक्वल टू du प्लस del W 41 में रख दिया, तो इस तरह से हमको du मिल गया, ठीक है। सेकेंड मेथड ये है कि चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज 0। इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल थिंग कि प्रॉपर्टी जो होती है उसमें चेंज हमेशा क्या होता है, साइकिल के लिए 0 होता है। तो du जो होगा टोटल वो होगा 0। तो du 1 2 3 4 चारों प्रोसेस को ऐड कीजिए, इक्वल टू 0 कीजिए, तो du मिल जाएगा इस तरह से। तो ये भी एक तरीका है।
ओके। अब देखिए डब्ल्यू नेट जो आया था -68,000 किलो जूल पर मिनट, इसको हमको क्वेश्चन में हमको पूछा हुआ था कि वर्क डन जो है वो हमको बताना है फाइंड नेट वर्क इन किलोवाट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है फाइंड नेट वर्क इन किलोवाट। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा है कि यूनिट्स के ऊपर आपको अच्छा फोकस करना है, बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो हमारे पास आया था वैल्यू -68,000 किलो जूल पर मिनट। तो इसको मिनट को आपको क्या करना है, सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि किलो जूल पर सेकंड जो होता है वो वॉट हो जाएगा और किलो और वॉट हो गया किलोवाट। तो इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगा -1133.3 किलोवाट। तो ये जो साइकिल है, ये जो क्वेश्चन है, ये इसने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि किस तरह से आप DU, डेल डब्ल्यू या डेल क्यू के वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड 5 नंबर में एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। ओके, बहुत ही ईजी है, सिंपल से फार्मूले, 2 फार्मूले हमने यूज़ किया। क्या क्या यूज़ किया, डेल क्यू इक्वल टू DU प्लस डेल डब्ल्यू, जो प्रोसेस था उसके लिए यूज़ कर लिया। और उसके अलावा क्या यूज़ किया, सम ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो टोटल हीट ट्रांसफर के इक्वल होता है, सम ऑफ वर्क ट्रांसफर जो है वो टोटल हीट ट्रांसफर के इक्वल होता है, और टोटल वर्क ट्रांसफर जो है जितने भी वर्क डन हुए सारे प्रोसेस में ऐड कर दिए उनको हमने। इसके अलावा एक स्पेशल फार्मूला हमने क्या यूज़ किया कि जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, प्रॉपर्टीज़ मतलब जिनके सामने हम DU लिखेंगे, जो पॉइंट फंक्शन होते हैं, डेल वाले फंक्शन नहीं, जैसे डेल क्यू, डेल डब्ल्यू, ये हीट और वर्क जो है, इनका जो सम होगा फॉर अ साइकिल के लिए, उनका जो चेंज होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो उनके लिए यूज़ नहीं करेंगे, पर प्रॉपर्टीज़ के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, या इंटरनल एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एन आइडल गैस अंडरगोज 3 प्रोसेसेस एज सोन इन फिगर। ठीक है, एक फिगर में हमको 3 प्रोसेस देखने के लिए मिल रहा है। 1 से 2 जो है आइसोबारिक है। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ओके, बार जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है। तो आपको दिख रहा है 1 से 2, ये है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, PV कर्व है, तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसे ही बनना है, तो ये ऐसा हो गया। 2 से 3 जो है वो है पॉलीट्रॉपिक, जहाँ पे n का वैल्यू है 1.4। तो पॉलीट्रॉपिक का इक्वेशन होता है PV n इक्वल टू C, तो n की जगह में हम रख सकते हैं 1.4 इक्वल टू C। और उसके बाद 3 to 1 जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि 3 डायग्राम आपको पहले से दिया हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उस केस में PV इक्वल टू हो जाएगा C। ये देखिए 1 2 3। पॉइंट नंबर 1, ये V वॉल्यूम कर्व है, ये प्रेशर कर्व है। तो वॉल्यूम कर्व में 1 से 1.1 पे जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है 1 मीटर क्यूबिक। 0.2 पे वॉल्यूम नहीं पता है हमको, 0.3 पे वॉल्यूम नहीं पता है। ठीक है, प्रेशर हमको दे दिया 0.1 और 2 के लिए प्रेशर कितना है 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 3 के लिए कितना है P3 इक्वल टू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सब मीटर में है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हमको चेंज करना पड़ता। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड V2 निकालना है हमको, और निकालना है नेट वर्क ट्रांसफर, टोटल वर्क ट्रांसफर कितना हुआ। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों प्रोसेस में जो प्रोसेस हैं उन सब में क्या क्या वर्क ट्रांसफर है, कितना कितना वर्क ट्रांसफर है, सबको लेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे। और V का वैल्यू निकालने के लिए कुछ एडिशनल थिंग्स को यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ चुके हैं हीट ट्रांसफर 5 प्रोसेस के लिए, वर्क ट्रांसफर 5 प्रोसेस के लिए, इसके अलावा आइडल गैस इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं 5 प्रोसेस के लिए। ठीक है, जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं दिया होता है वहाँ एयर को हम मानते हैं वर्किंग मीडियम, और उस केस में आप आइडल गैस इक्वेशन के फॉर्मूलेस को लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे आगे की चीज़ों को। और आप एक बार जितने भी हीट ट्रांसफर के इक्वेशन हैं, वर्क ट्रांसफर के इक्वेशन हैं और आइडल गैस के इक्वेशन हैं, उनको देख लीजिए पहले, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं प्रोसेस 3 to 1 को लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी प्रोसेस को ले सकते हैं, पर जहाँ पे भी डिफिकल्टीज होगी तो हमको दूसरे प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ मैंने बाजू में बना दिया है इस फिगर को रफ में, ताकि हमको इजी हो। जैसे सबसे पहले हमने प्रोसेस लिया 2 to 3 को लिया है। 2 to 3 हमारा है PVN इक्वल टू C, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए 3 to 1 जो है 3 to 1 जो है वो है PV इक्वल टू C। आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में PV कॉमन है, तो PV का वैल्यू कांस्टेंट है, 3 से 1 के लिए ले रहे हैं, तो इसका मतलब है P3V3 इक्वल टू P1V1। ओके,
3 से 1 के लिए ले रहे हैं तो पॉइंट नंबर 3 हो चाहे पॉइंट नंबर 1 हो, दोनों में पीवी का जो रेशियो है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनटू जो है वो कांस्टेंट आएगा दोनों पॉइंट्स में, ओके, या उस पूरे इक्वेशन में जहां पर भी आप जिस भी पॉइंट्स पे देखना चाहेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 पे P3 V3 माइनस P इक्वल टू P1 V1 जब हम करेंगे तो P3 हमको मालूम है 100, ठीक है, ये 100 हमारा P3 हो गया, तो हमने रख दिया 100। उसके अलावा क्या है कि जो V3 है वो हमको पता नहीं है, तो V3 अब हम क्या करेंगे, V3 को हमने लिख दिया V3, P1 हमको पता है 400 और V1 हमको पता है 1, तो ये मिल गया हमको V3 इक्वल टू 4 मीटर क्यूबिक, ओके। तो जैसे ही हमको V3 मिल गया इसीलिए हम लिए 3 to 1 ताकि इजिली हमको क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। ऐसे ही इक्वेशंस को आपको यूज़ करना है। 2 से 3 पॉलीटॉपिक प्रोसेस है, पी बी इक्वल टू 1.4 इक्वल टू सी, मतलब P और वॉल्यूम के रेशियो में 1.4 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। 2 से 3 के लिए है तो P2 V2 P3 V3 और 1.4 हमने रख दिया। तो देखिए P3 V3 हमको पता है, वैल्यूज रख दिए, P2 V2 हमको पता है, V2 हमको निकालना है तो P2 के वैल्यूज रख दिए, तो V2 इज इक्वल टू, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लीजिए, तो V2 मिल जाएगा आपको 1.486। पहला चीज़ V2 निकालना था तो ये ऐसे निकल जाएगा। फिर हम आते हैं फॉर नेट वर्क ट्रांसफर। टोटल वर्क ट्रांसफर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों प्रोसेस में जो जो वर्क डन हुआ है उन तीनों ही प्रोसेस का वर्क डन को निकालना पड़ेगा। जैसे 1 से 2 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, अब अलग से डायग्राम बना के देखते हैं हम। 1 से 2 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला है डेल डब्ल्यू का वो क्या है, पी डी वी इक्वल टू पी V2 माइनस V1। P का वैल्यू 1 से 2 के लिए 400 रख दिए, V2 का वैल्यू हमको पता है 1.486 ये रख दिए, 1 का वैल्यू हो गया -1 ये रख दिए, तो डेल डब्ल्यू हमको मिल गया 194.4 किलो जूल, ओके। क्यों किलो जूल हो गया, क्योंकि प्रेशर है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम है मीटर क्यूबिक में, ओके। तो इसको देखिए, मीटर का यूनिट हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का यूनिट हुआ मीटर क्यूबिक। तो मीटर स्क्वायर से यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 3 मीटर है, तो 2 मीटर कट जाएंगे, 1 मीटर बचेगा, तो मिला हमको न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है। क्योंकि प्रेशर का यूनिट किलो न्यूटन है तो ये यूनिट आ गया किसमें, किलो जूल में आ गया, ओके। तो ये यूनिट हो गया हमारा किलो जूल। अब देखिए प्लस में आया इसलिए हम बोल रहे हैं वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। पहला चीज़ तो ये हो गया, और दूसरा चीज़ ये है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 1 से 2 में, इसका मतलब ये कैसा वर्क है, एक्सपेंशन वर्क। या तो एक्सपेंशन वर्क होता है या तो कंप्रेशन वर्क होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सपेंशन वर्क। आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपके नॉलेज के लिए कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हाँ पॉजिटिव है तो लिखिए वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कि सिस्टम के द्वारा कार्य हुआ। अगर माइनस आएगा तो इसका मतलब है सिस्टम में कार्य किया गया। जैसे कि आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया है, मान लीजिए फ्यूल एम्प्टी हो गया है, तो उस केस में आपको उस गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा, तो उस केस में सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया तो उसको नेगेटिव वर्क माना जाता है। और अगर गाड़ी में फ्यूल है और गाड़ी चल रही है तो उसको पॉजिटिव वर्क माना जाता है कि सिस्टम ने कार्य किया। तो वर्क का फंडा जस्ट अपोजिट होता है बाकी सबसे, ठीक है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 2 से 3 जो हमारा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसके लिए वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई n-1 पढ़ा था, है ना, क्योंकि वो प्रोसेस 1 से 2 के लिए था। यहाँ प्रोसेस 2 से 3 के लिए है, तो उसी चीज़ को आपको क्या कर देना है, P2 V2 माइनस P3 V3 बाई n-1 कर देना है। तो वैल्यूज़ रख दीजिए P2 V2 का, P3 V3 का, और n का वैल्यू हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको मिल गया। अब सारे वर्क जो मिलेंगे वो सेम यूनिट्स में मिलेंगे, एक बार हम कर चुके हैं, तो 486 किलो जूल ये हो गया। फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि दिस इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, और वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हुआ है 2 से 3 में। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको 2 से 3 में। 2 में जो वॉल्यूम था उससे ज़्यादा है 3 का वॉल्यूम, इसलिए इसको एक्सपेंशन वर्क बोल सकते हैं हम, ठीक है। आप नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में चल जाएगा, पर आपको इतना लिखना पड़ेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। 3 to 1 जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, उसके लिए फार्मूला, उसके लिए हमने 3-4 फार्मूले पढ़े थे। अब चूंकि देखिए आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो P3 V3 ln P3 बाई P1 भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका सिंपल सा फार्मूला है V1 बाई V3 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारे वैल्यूज़ को रख दिए तो वर्क डन मिल गया -554.5 किलो जूल। यहाँ पर वर्क इज नेगेटिव है, इसका मतलब है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एंड वॉल्यूम जो हो रहा है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज कंप्रेशन वर्क, ओके। अब आपको क्या करना है, तीनों वर्क को जोड़ देना है।
इन तीनों वर्क को जोड़ दीजिए, आपको मिल गया वैल्यू डेल डब्ल्यू का। अब टोटल वैल्यू जो आया है वर्क डन का वो प्लस में आया है, तो इसीलिए वर्क डन बाय द सिस्टम बिकॉज पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे जो साइकिल है वो क्लॉकवाइज है, देख है ना, क्लॉकवाइज है, दिख रहा है आपको, ये ऐसा गया ऐसा गया ऐसे आया, तो दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। तो जब भी कोई साइकिल क्लॉकवाइज होता है तो उसमें हमेशा वर्क आउटपुट प्लस में मिलेगा हमको। ठीक है, पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता है या वर्क आउटपुट साइकिल होता है। तो इससे आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा आखिरी में कि अगर क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन प्लस में आना चाहिए, और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज जो साइकिल्स होते हैं वो पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल्स होते हैं या वर्क गिवन साइकिल्स होते हैं, वर्क सप्लाई साइकिल्स होते हैं। ओके, ये दोनों न्यूमेरिकल आपने कर लिया। ठीक है, इसी तरह से आपको जितने भी फार्मूले पढ़े हैं सबको धीरे धीरे यूज़ करना है। इस यूनिट में न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस हैं, और इसके अलावा स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, या प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है आपको। ठीक है, अब एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट नोट है, देखिए, ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स इन पीवी डायग्राम आर वर्क प्रोड्यूसिंग और पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल, एंड एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स आर वर्क और पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्लॉकवाइज साइकिल जो है वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल हैं, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल जो है वो पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल्स हैं। ओके, ये दो क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। फाइंड NTP वॉल्यूम ऑफ 1 kg एयर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर आपको बताना है 1 kg एयर का। तो देखते हैं इसको। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो हम मानते हैं कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना केल्विन हो गया, 273 केल्विन हो गया। ठीक है, नॉर्मल वर्ड्स में। नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो होता है हमारा P इज इक्वल टू 133.3 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मरकरी हो गया, यहाँ पे मरकरी का 133.3 mm मानते हैं प्रेशर को हम। इसका मतलब यह है कि अगर प्रेशर जो मीटर होता है हमारे पास, मैनोमीटर्स होते हैं, उसमें जब हम पारे को रखते हैं तो वो 133.3 mm तक हाइट में चढ़ता है ये। ठीक है, नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको इस बारे में बहुत डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे मरकरी वर्क करता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए, प्रेशर जो है वो 1.013 बार नॉर्मल माना गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बार को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो बार इज इक्वल टू होता है 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हम यहाँ पे किलो न्यूटन में ले रहे हैं तो इसीलिए 10 to the power 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इंटू करना पड़ेगा, 100 का इंटू करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब किलो को हटाएंगे तो 10 to the power 5 पास्कल भी आप लिख सकते हैं। मास ऑफ एयर कितना है, 1 kg। तो एयर के लिए हम लगा देते हैं अपना इक्वेशन, आइडल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू MRT। P कितना है, 101,308। ठीक है, ये है नॉर्मल प्रेशर। देखिए, नॉर्मल प्रेशर ये भी है 133.3 mm ऑफ Hg है, ये आपके नॉलेज के लिए, ये कहीं यूज़ नहीं होगा, पर ये आप यूज़ करेंगे कि आपने पढ़ा है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1.013 बार, या आप इसको नॉर्मली 1 बार ले लीजिए। 1 बार मतलब होता है 10 to the power 5 पास्कल, तो सीधा 10 to the power 5 पास्कल ले लीजिए। तो P का वैल्यू प्रेशर रख दिया हमने, 10 to the power 5 रख दो, या 101308 भी रख सकते हैं आप, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। वॉल्यूम जो है वो हमको निकालना है, क्वेश्चन हमारा यही है। और m जो है मास है 1 kg। r जो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 287। ओके, और इंटू 273। तो जब आप इसका इंटू करेंगे तो, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.773 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम होता है 1 kg एयर का। ठीक है, वॉल्यूम 1 kg एयर का कितना हो गया, 0.773 हो गया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, उसमें देखते हैं, एक गैस है, हिंदी में ये क्वेश्चन, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करूँगा। एक गैस जिसका प्रारंभिक तापमान, मीन्स एक गैस है जिसका इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनिशियल दाब जो इसका ये है, प्रारंभिक दाब जो है इसका है 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो 0.105 घन मीटर है या मीटर क्यूबिक है। को इस गैस को 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक संपीड़ित किया जाता है, मतलब यहाँ तक प्रेशराइज किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर इसका इंक्रीज किया जाता है 7.5 तक। पहले 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यूनिट से आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, जिससे उसका आयतन 0.04 घन मीटर रह जाता है, मतलब इसका पहले आयतन था 0.105, अब इसका आयतन हो गया 0.04 हो जाता है। तो गैस का फाइनल टेम्परेचर बताइए। ओके।